अस्सलाम वालेकुम जी, खूबसूरत से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस साकिब। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह का वक्त हो हलीमा, बिल्कुल। और चाय का कप सामने पड़ा हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी जो है ना सुबह होती है, और साथ में हमारी इतनी खूबसूरत जो ऑडियंस है उनका साथ हो। यकीनी तौर पर हमें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कैमरास ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इन कैमरे के पीछे और आप लोगों के टेलीविजन के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। तो हलीमा और मेरी जानिब से आप सभी को हम लोग बोलेंगे कि सुबह को भरपूर आप लोग एंजॉय करें, लेकिन वो लोग एंजॉय कर सकते हैं जो सुबह उठते हैं। हाँ, ये भी है। आजकल तो काफी लोग सुबह उठने में काफी पीछे हैं, इस वजह से वो नहीं उस तरह एंजॉय कर सकते। हाँ, तो तमाम ही लोगों को खुशामदीद। और आज और लाइफ की नशरियात का हम लोग जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ कर चुके हैं। आप लोगों को ड्रामास की प्रोडक्शन से भी हम लोग मिलवा रहे हैं, वेब सीरीज हो रही हैं, और ढेर सारे ऐसे मज़े के प्रोग्राम्स हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मस्बत जो चेहरा है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज दो सितारे और लाइफ के हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। दो प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को ये बताने की आज के मॉर्निंग शो में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या क्या और लाइफ में आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे साथ दो प्रोग्राम्स की डिस्कशन होगी। एक प्रोग्राम है सनत और तजारत, और दूसरा है क्यों और कैसे। क्यों और कैसे को हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले दो हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, सनत और तजारत को चला रहे हैं, एक सनत संभाल रही हैं तो दूसरी तजारत देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको मिलवाते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत चेहरों से, और इनसे पूछेंगे इनके एक्सपीरियंस के हवाले से और लाइफ के साथ, और साथ ही साथ कि इनके प्रोग्राम में क्या कुछ है देखने को। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया नजम साहब और मैडम हलीमा आपका कि आपने हमें भी इस काबिल समझा कि हम भी आपके साथ बैठ के सुबह जो है आपके चेहरे भी देख सकें और खुश हो सकें। हाँ, और असल में हम चाह रहे थे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें रोज सुबह देखते हैं, वो हमारी टीम को भी देखें कि वो भी लोग कैसे हैं, और उनके प्रोग्राम्स भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग हमें तो देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है, लेकिन इन लोगों के प्रोग्राम्स भी देखना बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन के लिए। और दाएं जानिब हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू नजम आपका, थैंक यू हलीमा आपका। इस सुबह को आपने जो है मज़ीद वो बना दिया है, क्योंकि सुबह मैं भी नहीं उठती। सिर्फ आप लोगों के मॉर्निंग शो में आपको ज्वाइन करने के लिए मैंने आज जो है ना अलार्म लगाया। चलें, आज के बाद फिर आपने देखने के लिए भी उठना है। हाँ, ज़रूर, ये भी करना जरूरी। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मेरे ख्याल से आपसे शुरू सनत को पकड़ा जाए, तजारत मेरे ख्याल से तजारत को पकड़। पहले तो ये बताएं खुर्रम साहब, ये सनत और तजारत नाम जो है, ये नाम कहाँ से, किसने ड्राइव किया, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली नहीं पता कि ये नाम किसने रखा, तो आप ये भी कुछ बताएं, और फिर कहाँ से कहानी जी सनत और तजारत की शुरू हुई। देखें, एक हम बेसिकली अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखें ना, कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो गुंजाइश है ना वो है स्टार्टअप्स की, कि उनको आगे आना चाहिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कामयाब हैं, ठीक। अब हमारा जो सनत और तिजारत का ये है कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ अब जो स्टार्टअप्स हैं उनको साफ ज़रा वो ये देखते हैं कि ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतने मुश्किलात का शिकार हैं, तो हम किस तरह से उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो सनतें हमारी, जैसे आप देखें कि हमारे मुल्क में कराची एक बहुत बड़ा हब और पुराना हब था, क्योंकि उसकी एक रीज़न जियोग्राफिकल आपका जो लोकेशन होती है ना, वो उसकी एक रीज़न होती है, क्योंकि जो आपका समंदरी रास्ता और वो एक सेंट्रल प्लेस था, वहाँ पे दुनिया के कनेक्शंस वहाँ पे थे, तो इसलिए आपका वहाँ पे जो सनतें थी हर तरह की, वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों का आना और वहाँ पे वो शुरू होना। तो तिजारत जो है वो सनत के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि तिजारत के साथ आप जो है वो अपने जो प्रोडक्ट जो भी आप तैयार करते हैं तो उसको फिर आप फैलाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बेसिक थीम था हमारा कि हम इसको स्टार्टअप्स के ऊपर काम करें, और जो कामयाब लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करें स्टार्टअप्स के साथ, और फिर वो उससे जो है उनको अपना रोल मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी में ना वो जॉब्स की बजाय खुद एक एंटरप्रेन्योर बने। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है, और बहुत सारे जो यंग लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनके लिए एक टिप है कि वो इस प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन नौशीन, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने कैसे सोचा कि होस्टिंग शुरू करनी है, एंकर बनना है, और फिर यही ख़ास शोबा क्यों सिलेक्ट किया?
इसमें क्या वाकई आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने एक्चुअली स्टार्ट तो एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट किया था। मैंने बिहाइंड द कैमरा काम किया एज अ प्रोड्यूसर, रिसर्चर, और उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ एंकरिंग की है। बोल टीवी में बहुत काफ़ी अर्सा मैं न्यूज़ एंकरिंग करती रही हूँ। फिर करंट अफेयर का शो मैंने यहाँ जेएनएन में किया, और यहाँ पर जब मेरा ऑडिशन हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके सीवी में एक कॉर्पोरेट मतलब मीडिया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो कि वो मेरा एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कराची से बहुत अच्छे अरीना और सीईओज़ के इंटरव्यूज़ किए थे। अच्छा। सो कॉफ़ी विद सीईओ था वो। सो उन्होंने कहा कि इसको हम यहाँ यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर ये मुझे आइडिया जो है प्रेजेंट किया गया और की मैनेजमेंट की जानिब से सनत और तजारत। सो बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी कॉर्पोरेट मीडिया के साथ, तो मुझे काफ़ी आइडिया था। और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा एक आपके अंदर जज्बा पैदा करता है आगे बढ़ने का, और आप कामयाब लोगों के साथ मिलते हैं जब, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मज़ीद फ़ील करते हैं कि कैसे मज़ीद आगे बढ़ा जाए। और ये बहुत अच्छी काविश है यूथ के लिए, क्योंकि हम यूथ को बहुत ऐसे सक्सेसफुल मॉडल्स दिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, वो सक्सेस स्टोरीज़ हम अनफोल्ड करते हैं जिनसे आम आवाम नहीं जानती कि ये ब्रांड है तो इसको किसने कब खड़ा किया होगा। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली भी बहुत इंस्पायर करती हैं, और जब फिर उनको मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस नॉर्मल मीडिया में, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, और फिर उसके बाद एक कॉर्पोरेट मीडिया में? दिस अ ह्यूज डिफरेंस नजम, क्योंकि जो हमारा ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, हमारा जो करंट अफेयर है, पॉलिटिक्स है, वो अराउंड आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है, कुछ सच भी होता है, कुछ मसाला भी होता है, कुछ तड़का भी होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर उसमें आपको ये होता है कि आपके ना सर के ऊपर एक रेटिंग का भी बड़ा ना एक प्रेशर डेवलप हुआ होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट तो एज इट इज़ आपने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना है। वही सक्सेस स्टोरीज होती हैं ऑलरेडी बनी हुई हैं, लोग मतलब बिजनेस में या एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक मॉडल हैं, हम उनको प्रेजेंट करते हैं। सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा और आप कह लें कि सब्सटेंशियल लगता है एज कम्पेयर टू हमारी पॉलिटिक्स जर्नलिज्म और करंट अफेयर साइड। अच्छा, और इसके रशीद साथ ने तो हमें बता दिया ठीक है कि उनका पुराना एक एक्सपीरियंस था। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें कि किस तरीके से जब मीडिया में आना हुआ तो क्या डिफरेंस फील किया? देखें, मेरी जो एजुकेशन है वो तो बिज़नेस की है, मैंने एमबीए किया। तो जब मैं अपनी इस एजुकेशन में था तो मैंने एक अपना टारगेट बनाया था कि मैं अपनी एक कंपनी बनाऊंगा जिसका मैं सीईओ होऊंगा। ठीक, तो जब आप टारगेट सेट करके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने जॉब्स भी की, डिफरेंट जॉब्स की, डिफरेंट इदारों में, एनजीओज़ में, इंटरनेशनल एनजीओज़ के साथ काम किया। और उसमें ये है कि आपकी लर्निंग होती है, ठीक है ना। जॉब्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि आपने जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने सीखना है। अच्छा, अब इसमें क्या है, उसके बाद फिर मैं डिफरेंट इदारों के बाद फिर चैम्बर का जब मेंबर बना, फिर उसकी पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर मैं FPCCI जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जो चैम्बर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी का वाइस चेयरमैन जब मैं बना तो फिर मुझे मौका मिला पूरे पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने का और उनके मसाइल को गवर्नमेंट के में प्रेजेंट करने का और फिर समझने का कि मसाइल हैं क्या और गुंजाइश कहाँ पे है और किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो काम कर सकते हैं। और बाकी मुल्कों का भी हमने जो तज्जिया किया, क्योंकि आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं FPCCI के, वहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि फॉरेन डेलीगेशंस के साथ आपको मिलने का एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। वो ना सिर्फ चाइना बल्कि वर्ल्ड वाइड जर्मन और तमाम मुल्कों से जो बिजनेस डेलीगेशंस है वो आते हैं। उससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। लर्न ये करते हैं कि उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, आने वाले 10 से या 20 साल बाद वो कहाँ पे खड़े होंगे और हम कहाँ पे हैं। तो ये एक मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो उसकी बिना पे मैं मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को ऑडियंस के सामने ना सिर्फ पेश कर सकूं, बल्कि मैं स्टार्टअप्स की तरफ मेरा जो फोकस है वो बेसिक स्टार्टअप्स है कि उनको हम जो है इस बिजनेस की फील्ड में लाएं, स्ट्रेंथन करें, उनको इतना नॉलेज दें, उनको इक्विप्ड करें
कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें कामयाबी के साथ। जब वो बनेंगे ना तो उसमें ये है कि आपको वो जॉब्स क्रिएशन का एक जरिया है। ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जाता है, ठीक है। तो हलीमा बढ़े जी, तो चलते हैं हम ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और बातों का आगाज़ दोबारा से यहीं से करेंगे कि जितने भी स्टार्टअप स्टोरीज़ हैं उनको जब हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो उनका आगे से क्या रिस्पांस भी आ रहा है, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो ब्रेक से पहले हाँ। सेगमेंट भी देखिए। खुशामदीद पाकिस्तान, खुशहाली का निशान पुरअमन पाकिस्तान, वादी कैलाश, जिसको गलत तरीके से कुछ सफ़रनामों में काफिरिस्तान भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आके हमें पता लगा कि यहाँ के लोग इसको माइंड करते हैं कि काफिरिस्तान ना कहा जाए, ये वादी कैलाश है और यहाँ पर बसने वाले लोग कैलाशा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इतने खुशहाल और पुरअमन लोग हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी किसी बात पर नहीं, न रिश्तों के मामलात पर, न ज़मीन के मामलात पर। लालच नहीं है माल इकट्ठा करने की। यहाँ पर 12 महीने साल में इनका अपना कैलेंडर है, उसके मुताबिक ये डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिसमें उछाल भी आता है, जिसमें चिलम जोशी आता है। लेकिन आज जिस फेस्टिवल की हम आपको सैर करवाने लगे हैं, दैट इज़ न्यू ईयर की प्रेडिक्शन और पुराने साल पर शुक्रिया अदा करने के लिए चौम्योस नामी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला है, बहुत मस्ती है। वहाँ पर देखेंगे इनका ये मजहबी फेस्टिवल होता है। जिस तरह चिलम जोशी होती है वो बाहर की आमद के लिए मनाया जाता है, उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो इसी तरीके से सर्दियों में भी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन कम होते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के दुनिया में एक ही कैलाश है और यहाँ पर बसने वाले लोग इतने प्यार करते हैं यहाँ की। इन लोगों का ये मानना है कि मज़हब बाद में है, इंसानियत पहले है। तो आइए चलते हैं और मज़े से जो है ना एंजॉय करते हैं। और ये तमाम लोगों को दावत दूंगा मैं कि यहाँ पर आएँ, होटल्स का अच्छे तरीके से इंतज़ाम मौजूद है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आइए चलते हैं। इसको यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, कंदूरक के नाम से जाना जाता है। हम लोग रंबूर गांव की तरफ जा रहे हैं चौमिस फेस्टिवल के लिए। रास्ते में ये एक सकाफती चीज़ आई है, तो आपको मैं बता दूं, कंदूरक एक ऐसी सकाफत की रिवायत है यहाँ के अलाशा में कि मेल हजरात की यहाँ पर मुजस्मे बनाए जाते हैं और फिर एक ख़ास तकरीब के दौरान गाँव के दाखिली दरवाज़ों पर ये रस्म मनाई जाती है, ये रिवायत मनाई जाती है, जिसमें इंतज़ार किया जाता है उन तमाम लोगों का जो जा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो इनका एक माइंड सेट है कि वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो वापस आते हैं। तो ये पुतले जो हैं ये दाखिली दरवाज़ों पर उस वक्त लगाए जाते हैं और फिर अब यहाँ पर सकाफत के तौर पर ये लगाए गए हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, इसको देखें। और हमारा सफ़र है चौम्योस फेस्टिवल की तरफ। वादी कैलाश जहां अपने मुनफरिद रहन सहन के बायस जाना पहचाना जाता है, तो वहीं साल में मुख्तलिफ कैलाशी त्यौहार भी यहां आने वालों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। चिलम जोशी फेस्टिवल यहां सबसे अहम और पुरजोश है, जो बाहर की आमद के मौसम में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मजहबी और कुछ और मौसमी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। एक नई मंजिल में आज हम आपको लिए जाएंगे चौम्योस फेस्टिवल में। चौम्योस एक मजहबी त्यौहार है जिसकी कैलाशी कम्युनिटी में बहुत कदर कीमत है। ये फेस्टिवल 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहता है, जिसमें मुख्तलिफ वैलीज में मुनफरिद किस्म की चीजें शामिल हैं। मगर 22 दिसंबर सबसे अहम दिन है, जिस रोज ये इख्तिताम पजीर होता है और तमाम कैलाशी बम्बुरीत वैली में एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। इस रोज मर्दो ख़वातीन नए लिबास ज़ेबतन करके बम्बुरीत वैली का रुख करते हैं और फिर पूरा दिन जौक दर जौक टोलियों की शक्ल में यहाँ मुख्तलिफ रवायती तोहफे लेकर पहुँचते हैं। चौम्योस में कहीं आपको मर्द और कहीं कहीं ख़वातीन और कुछ मकामात पर मर्दो ख़वातीन दोनों रक्स करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका रक्स करने का या एंजॉयमेंट का मूड हो तो किसी लोकल से सलाम दुआ करके इनके साथ शामिल हो जाएं।
इन तमाम एक्टिविटीज को सरअंजाम देने में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और आर्मी का भरपूर किरदार होता है। ये बोल्ड लाइन के करीब है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं और सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हमारा DPO साहिबा जो पहले से सिक्योरिटी प्लान हमें फराहम करता है, इसके मुताबिक हम नावियों का डिप्लॉयड करते हैं। बाकायदा तौर पर हम जो है ना फुल प्रूफ हम सिक्योरिटी देते हैं इसको। दिन का आगाज अलल सुबह लूमड़ी को अपने बिल से निकाल कर किया जाता है और फिर आगे की कहानी आप इनकी जुबानी जानें। इस नए साल के मौके पर हम लूमड़ी का शिकार करते हैं और इसको पकड़ने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं कि बाउंड्रीज से हट के अगर उसकी शिकार किया जाए तो उस साल मौसम में कुछ खराबियाँ देखने को मिलेंगी, फसलों में भी कुछ कमी बेशी देखने को मिलेगी। अगर विद इन प्रेमाइसिस में अगर लूमड़ी को पकड़ा जाता है, उसका शिकार किया जाता है, उसको आगे ना भागने देना। अगर उसी प्रेमिस में उसको पकड़ा जाता है उस वक्त फिर ये तस्वर किया जाता है कि ये साल ऐसे गुजरेगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। ये एक बहुत hidden treasure है इन पहाड़ों के दरमियान। I've gone to the jungles of Peru, I've gone to Brazilian rainforests, right? So this is a very, very unique situation in my own country. Like I am so amazed myself. हम लोग लाहौर से आए हैं और हम लोग स्पेसिफिकली इस चौमिस फेस्टिवल के लिए आए थे। अभी चूँकि एक मौसम बड़ा फिट है तो फेस्टिवल एंजॉय करने का, कैलाश वैली एंजॉय करने का बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ खुशियों से झलकते चेहरे, प्यारो मोहब्बत भरे लहजे और अपनी ही धुन में मगन लोग नजर आए। इनके अंदाज, कहीं कोई गम है भी तो सब एक दूसरे से बांट लेते हैं। ये गर्म जोशी और ये हल्ला गुल्ला कैलाशियों में रचा बसा है। ये एक फेस्टिवल नहीं, यहाँ इनके अपने कैलेंडर के मुताबिक सारा साल इस किस्म की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। चौमिस का मतलब आपको बताता हूँ। चौ मानी चार और मूस मानी बकरे या बकरी का गोश्त। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सब अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर ज़िबा करते हैं और फिर शाम को एक दूसरे के साथ मिलकर खाया जाता है। इसीलिए इसको चौमियोस फेस्टिवल कहते हैं। आज के रोज इनका ये मानना है कि पूरा साल हमने जो भी किया, साल के इख्तिताम पर हम तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके हम शुक्रगुजार हैं। और फिर नए आने वाले साल के लिए दुआ और इस उम्मीद का इजहार किया जाता है कि नया आने वाला साल खुशियों से भरा होगा और एक नया सूरज तलू होगा जो हर किसी की जिंदगी में एक मस्बत बदलाव लाएगा। मौसीकी की बात करूं तो यहाँ पर बजाए या गाए जाने वाले गाने इनके बुजुर्गों के गाए हुए हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, जिसको ढोल या तालियों के साथ गाया जाता है। और ये गाने इतने लंबे होते हैं कि 2-2 घंटे तक एक ही गाना खत्म ना हो। कुछ अल्फाज जहन में आते हैं जो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा। जिंदगी के रंग कैलाशियों के संग, या फिर कुछ ऐसा कर लें कि खुशियों भरे चेहरे, जिंदगी के मेले, रिश्तों में मिठास, एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे से जुड़त और बाहमी मोहब्बत का ऐसा रिश्ता देखने का जिंदगी में एक नादिर और अनोखा दिन। ये है चौमियोस फेस्टिवल कैलाश और ये है मेरा पाकिस्तान। तो जी आप लोगों ने चौमियोस फेस्टिवल देखा, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने टूरिस्ट से भी बात की, वो लोग भी बहुत खुश हैं। और इटसेल्फ ये कबीला जो है ये बहुत खुश कबीला है
हर किस्म के अपने त्यौहार में इसी किस्म का रवायती रक़्स होता है, खुशियाँ तकसीम की जाती हैं और इनका ये मानना है कि मज़हब तो है ही है, लेकिन मज़हब से पहले इंसानियत है, इंसान सब बराबर हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इन लोगों के साथ हम लोगों ने भी इंजॉय किया और ये ख़ुद अपनी हर किस्म की, ख़ास तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि डेथ सेरेमनी जो है उसको भी प्रॉपर 1-2 दिन ये मनाते हैं, ठीक है। उसमें जिस तरीके से वो कहते हैं बच्चा जब आया तो उसको हमने खुशी से उसको वेलकम किया, तो इसी तरीके से खुशी से रुखसत करें। तो रश बहुत ज़्यादा है, तीनों वैलीज़ थे, यहाँ पर तमाम कैलाशा कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं। ये फेस्टिवल शाम तक, रात तक चलता रहेगा। 9 से ये शुरू हुआ और 22 को ये अख्ताम होता है और ये इनके अपने कैलेंडर के मुताबिक ये नए साल की आमद और इसके साथ साथ पिछले साल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वहदानियत पे इनका बिलीव है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतना अच्छा साल दिया। तो यहाँ की एक्टिविटीज़ अभी आगे भी चलेंगी, शाम तक चलेंगी, लेकिन आप लोग चलें स्टूडियो में, फिर हम एक नए सफ़र के साथ, एक नई मंजिल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा खुरम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम मीडिया में देखते हैं, बहुत सारे माशाल्लाह चैनल्स भी हैं, आपका प्रोग्राम बाकी मीडिया के बाकी प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है? अपने लोगों को आप बताएं ताकि वो भी इस चीज़ को समझें कि इस प्रोग्राम की नौइयत क्या है। हलीमा, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, इसका आंसर जो है ना वो बहुत ही मज़े का है। वो ये है कि हमारे प्रोग्राम का जो थीम है वो इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई भी चैनल हमारे थीम पे नहीं काम कर रहा। हमारा जो थीम है वो सिर्फ रटी रटाई कोई चीज़ें या उसके ऊपर कोई बात करना या करंट अफेयर इस तरह का बिल्कुल नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर्स को लाइव भी लेते हैं उसमें भी वो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस नहीं करते जो हम कर रहे हैं। अच्छा। हम ये कर रहे हैं कि जो कामयाब शख्सियात हैं, बिजनेस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को हम शेयर कर रहे हैं उस ऑडियंस से जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बिजनेस की तरफ आएँ। अब होता क्या है अलमिया, ये है कि हमारे घरों में एक तो बहुत पहले की बात है कि एक सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए जाते थे कि ये या आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, अच्छा, या आपने वकील बनना है। तो ये सर्विसेज के जो शोबे हैं, ठीक है, इसमें भी लोग जाते हैं, लेकिन एक जो माइंडसेट जो माँ बाप की गलती होती है ना वो ये होती है कि वो उसको तैयार करते हैं एक अच्छी जॉब के लिए, वो उसको ये नहीं तैयार करते कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। अच्छा, ये जो उसकी खूबी होती है ना वो उसके अंदर होती है, इसको पेरेंट्स का काम बनता है कि उसको वो उसकी खूबी को पॉलिश करें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको उस तरफ भेजें जो वो उसके अंदर है। उसको किसी सर्विसेज के उसमें ना भेजें, वो एक अच्छा कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब यूरोप में या आप हमारे जो भी चाइना को देख लें, हमारे इंडिया को देख लें कि वो क्या है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों इतना ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर जो एक खूबी होती है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में बिजनेस के ऊपर जो है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा जो हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। मुझे आपके प्रोग्राम की एक बहुत अच्छी चीज़ समझ आई कि आप लोग नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे हैं कि वो लोग सीखें। ठीक है, बेसिकली आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोग हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं एक नए आने वाले को। नौशीन, इन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया कि यूरोप में देखें, आप बाहर देखें, तमाम चीज़ें बाहर ना, कोई अगर बच्चा है ना, मिनिस्टर का बेटा है, वो अगर स्टडी कर रहा है तो उसके साथ साथ वो काम करते हैं ना कि वेटर का, तो वो उसको बुरा नहीं समझेगा। क्या आप लोग अपने प्रोग्राम से ये नई ऑडियंस को, नए आने वाले लोगों को ये बता रहे हैं कि यार कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम को करने का जो है ना तरीका होना चाहिए। अगर आपको एक जॉब मिली है, ठीक है, 12,000 की, 15,000 की, तो आप वहाँ से स्टार्ट तो लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि हमें डायरेक्ट 50,000 मिलेगी तो हम काम करना शुरू करेंगे। तो ये भी आप लोगों का फोकस है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये हमारा फोकस है। हमारे प्रोग्राम की जो बातें खुरम साहब ने हाईलाइट की उसमें मैं कुछ ऐड अप करूँगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जो स्टोरीज़ बताते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हम शेयर करते हैं, मेजॉरिटी वो लोग भी होते हैं जिन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया होता है
और नजम, आप तो बात कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों की कि वो जॉब, हमने तो ऐसी स्टोरीज भी शेयर की हैं कि एक बंदा पढ़ा लिखा होता ही नहीं है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट मीडिया के साथ मेरा वैसे भी एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो इस वक्त बिलीनियर्स हैं, लेकिन क्या है कि अंगूठा छाप है। और आप अगर कराची जाएं तो वहाँ पर जो है मेमन कम्युनिटी है और इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, वो आज भी अपने वो रिवायती धोती और उस तरह के उसमें होंगे, ड्रेसअप होंगे, बट वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में और उनका जो बिजनेस है, वो जब आप उनके मुंह से जब ये डेटाज और ये फिगर्स सुनते हैं तो आपको शॉक लगता है कि यानी एक बाहर से डिग्री लेके आने वाला भी उस मकाम पे नहीं होता है जहाँ पे वो एक अनपढ़ बंदा होता है। तो सक्सेस के पीछे जो मैंने इतनी सारी स्टोरीज और काम ये ना पीछे ना तो तालीम का वो रोल है। मैं ये नहीं कहती कि तालीम इम्पोर्टेंस नहीं है, तालीम की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन जो है वो एक विजन है, एक गोल है, एक आपके अंदर आगे बढ़ने की लगन है। फिर उसमें कोई चीज़ बैरियर नहीं होती, ना एजुकेशन होती है। मैंने ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ किए, जैसे कि उन्होंने कहा उन्होंने वेटर से ही स्टार्ट किया था। हमने एक हबीबी साहब का इंटरव्यू किया था, हबीबी रेस्टोरेंट्स हैं और उन्होंने अब उनके रेस्टोरेंट्स जो हैं वो दुबई और टर्की में भी वो खोलने जा रहे हैं। सो उन्होंने बताया कि पेशावर में बड़ा छोटा सा हमारा ढाबा होता था, वहाँ से वो कहते हैं कि मेरे फादर ने स्टार्ट लिया था। तो हम तो लोगों को वो स्टोरीज दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कि उसमें कोई फार्मूला नहीं है। हम नहीं कहते कि आप ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की डिग्री, बिजनेस डिग्री लाएंगे तो ही आप कामयाब होंगे। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये देखें, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, डिग्री के बगैर भी आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आपने एग्जांपल्स की बात की, बुक्स की बात की। कहा जाता है कि 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठ के वक्त गुजारें जिसने वो 100 किताबें पढ़ी हों। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, क्या समझते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या वो राज है कि वो आज कामयाब हैं? कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी टिप जो आप दोनों से बारी बारी पूछ लेंगे, दोनों जो हैं वो यूथ को देना चाहें। हलीमा, ऐसी है बात कि आप ये देखें कि वर्ल्ड में आप रिसर्च करके देख लें और जो भी रिसर्च हुई ना एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, आप उसको उठा लें। दुनिया में कोई भी अरबपति जो है ना वो प्रोफेसर नहीं होगा, वो मतलब पीएचडी नहीं होगा, प्रोफेसर नहीं होगा, पीएचडी नहीं होगा, टीचर नहीं होगा या डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा। ठीक, वो सारे वो लोग होंगे जो यूनिवर्सिटियों से निकाले गए होंगे। ठीक, ये कामयाबी का जो आपने कहा है ना कि कामयाबी का गुर, कामयाबी का इसमें गुर ये है कि वो बाउंस बैक करना जानता हो। जो भी बंदा है अगर उसमें लगन इतनी होनी चाहिए कि वो अगर एक बार हारा है तो उसको 10 क्या 100 बार हारने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तब वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिवॉटसन की। डिवॉटसन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके जो ओनर हैं जफर बख्तावरी साहब, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक पॉलिसी से सेल्स एज अ सेल्समैन के तौर पे काम शुरू किया था। उसके बाद एक छोटा सा सदर में एक मेडिकल स्टोर से उन्होंने किस तरीके से, और कोई पढ़े लिखे नहीं होते, जो भी कामयाब एंटरप्रेन्योर आप उठाएं, आप alibaba.com का आप देखें। अच्छा, लेकिन अब वर्ल्ड में क्या होता है या यूरोप में क्या होता है, वो अपने जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके वो लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं अपनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी ग्रास रूट लेवल से एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनता है, जैसे आप नाम ले लें, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, मलिक रियाज भी है, लेकिन वो जब एक अपनी हाइट पे होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया नहीं जाता। उनसे ही असल इंस्पायरेशन दी जा सकती है हमारे यूथ को। ठीक है, अब वो कोई उनके पास डिग्रीज नहीं है, सच बात करते हैं। ठीक है, सुना है मैंने। ठीक है, जो सच्ची बातें होती हैं, हर बड़े पैसे वाले शख्स के पीछे जो है 2 नंबरी होती है। आप एग्री करेंगे इससे? देखें, अब ये एक अपनी एक सोसाइटी का एक कल्चर भी होता है। देखें, इंडिया और पाकिस्तान में ना कुछ ज़्यादा हमारी सोसाइटी की, हमारी मेंटालिटी का ना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप थाना कल्चर देख लें, आप कचहरी का कल्चर देख लें, आप एक बिजनेस करने जाते हैं ना तो आपके इदारों में इतनी एक करप्शन का एक सिस्टम डेवलप हुआ है ना, तो आप एक साफ सुथरा बिजनेस अगर करने जाते हैं तो आपको करने ही नहीं दिया जाता। आपके ऊपर इतने जो है आपने वो भत्ते देने हैं, आपने सबको मंथलियाँ देनी है,
ठीक है, आप अच्छा बिजनेस कर भी सकते हैं, ये नहीं है कि आपने वो ही करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके मॉडल जो हैं वो इदारों के साथ कनेक्टेड ऐसे हैं कि वो उनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो उन इदारों को बगैर ब्लैकमेल हुए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो कामयाब बिजनेसमैन है उसने 2 नंबरी करके आनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्री। ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। सेगमेंट पे आप लोग चलें, वापस आएंगे और फिर कुछ इनकी लाइफ के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि वैसे खुर्रम साहब सनत तजारत के अलावा क्या करते हैं और नौशीन भी इसके अलावा क्या क्या करती हैं, शॉपिंग पे जाती हैं या क्या क्या चीज़ें इनको पसंद है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खूबसूरत से चेहरों ने ज्वाइन कर लिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। नौशीन, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मीडिया के अलावा बिल्कुल ऑब्वियसली जी, मीडिया के अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ ब्रांड्स के साथ मैं इनकी प्रमोशनल मॉडल के तौर पे काम करती हूँ। कुछ मेरा मतलब वो तो freelance- बिजनेस ही हो गया ना। जी हाँ, हॉबीज क्या है? हॉबीज़ मेरी किताबें पढ़ना और ट्रैवलिंग करना। तो कौन सी आपकी सबसे फेवरेट बुक? सबसे फेवरेट बुक, बहुत सारी फेवरेट बुक्स हैं और जो आजकल मुझे सब पसंद आई है, जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि सब पढ़ें, वो है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। और मैंने जिसको रिकमेंड किया और जिसने पढ़ा है उसने कहा यार बहुत अच्छी किताब है। मैंने कहा बहुत मुझे अच्छी भी किताब सजेस्ट किया आपने। बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, ट्रैवलिंग के बारे में भी आप बता रही थी, तो ट्रैवलिंग की कोई ऐसी जगह बताएं लोगों को जो पाकिस्तान नज़दीक में भी explore हो, करनी पाकिस्तान में एक्सप्लोर करनी चाहिए। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से मैंने खुद ही पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि मैं कराची से हाल ही में आई हूँ और जो मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मुझे खुद एक्सप्लोर करनी है। लेकिन बहुत मज़ा आता है नॉर्दर्न एरियाज़ में जब जाओ। तो मुझे सवात बहुत पसंद आया। सवात में जब मैंने ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ, हम लोग पिछले दिनों गए हुए थे, तो आई लव टू सी कि मतलब अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखना। नो डाउट, पाकिस्तान में वाकई, बहुत कुछ है। बहुत पूनम साहब, beauty आप है। बताएं कि ये बिजनेस और ये ड्राई लाइफ, ठीक है, आई नो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको ये भी फैसिनेट करती होगी, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? देखें, हम अपने काम में ही जो है वो इतना Fun, इंटरेस्ट हमें अपने काम के साथ है, तो उसमें जो है इंजॉयमेंट भी है। जैसे इस बिज़नेस में आपका ये होता है कि आपको क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ, बिज़नेस मॉडल्स बना के देना, उनको एस्टेब्लिश करके देना, उनको गाइडलाइंस देना, तो ये मेरा एक काम है। और इसके साथ हमें जो है वो डिफरेंट लोगों से भी मिलना होता है और ट्रैवलिंग भी हमें करनी होती है। टर्की में भी मैं इस हवाले से काफ़ी दफ़ा गया। तो आपको एक तो ये होता है कि आपको जब डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ आप मिलते हैं तो आपको एक जो लर्निंग है ना इसमें वो बहुत ज़्यादा है। आपकी पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी एक जो बिजनेसमैन होता है ना, देखिए वो कोई आम आदमी नहीं होता, ठीक, वो 9 to 5 वाला आदमी नहीं होता। नहीं सर, मैं एग्री 9 करता हूं, to अल्लाह के 5 बाद दुनिया को बिजनेस में नहीं चला रहे। देखिए, अब तिजारत का अगर आप ये देखें, मैं आपको मीडिया की और तिजारत के हवाले से इसका एक रिलेशनशिप भी बता देता हूँ। सबसे पहले जब ये चैनल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो खबरें एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे जाती थी? यही तिजारती काफिले होते थे जो एक शहर से दूसरे शहर और हर शहर में वो चूंकि ट्रैवल करते थे अराउंड द तो ग्लोब। हम आप लोगों को मीडिया वाले बोले या मीडिया वाले बिजनेसमैन? नहीं, ये एक क्या करेंगे? देखिए, अब मैं अगर बिजनेस के बैकग्राउंड से अगर मीडिया में आया हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं तो मतलब आप रिवाइवल मोटिवेट हुआ कर है। रहे हैं कि हम मीडिया से बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं जा सकते? आप अपना प्रोडक्शन हाउस और इस तरह के चलो, काम तो कर सस्ता सकते सा हैं, बिजनेस क्यों नहीं कर मॉडल सकते? में भी सोचिए। अच्छा, अब इस प्रोडक्शन हाउस तो ना हो पाएगा। अच्छा, नहीं, हमसे। मुझे ये बताएं, लाइफ चेंजिंग मीटिंग क्या थी आपकी? लाइफ चेंजिंग मीटिंग मेरी जो जिंदगी में आई ना, वो मेरी हुई भाभी जी के अलावा? हाँ, भाभी के साथ तो डेफिनेटली, आपकी भाभी के साथ तो हुआ था, लेकिन उससे पहले गवादर में मेरी जो है ना वो अच्छा, मैंने समझा लाइफ बोलने लगे कि changing। भाभी जी से पहले जिनसे पहले मिला पहले ना, जिनसे वो- मीटिंग्स हुआ करती नहीं थी। नहीं, वो मतलब मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से बता रहा हूँ, तो वो तो एक डिफरेंट सेगमेंट है ना, मतलब अपने बिजनेस। अच्छा, मतलब वो सेगमेंट भी है, हाँ, रह वो भी चुका है, जी बिल्कुल। अच्छा, तो गवादर में तो किसके साथ? गवादर में मुझे मौका मिला एक कामयाब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनके साथ, जैसे अकील करीम डैडी के जो, हाँ, उनकी टीम के साथ, फिरोज मर्चेंट, मैं नाम भी उनका बता रहा हूँ, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ। उनके बिजनेस टैक्टिक्स, बिजनेस करने का अंदाज, उनकी मेंटालिटी, मतलब वहाँ पे मुझे सिर्फ एक से नहीं, डिफरेंट मल्टीपल बिजनेसमैनों से जो कि वर्ल्ड से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, जो कि वहाँ के बिजनेस लीडर्स भी हैं, कोरिया में, जापान में, Wonderful. अमेरिका में, तो उनका जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ वो गवादर में वो हुआ। कमाल का। वहाँ से मेरी एक जो लाइफ चेंजिंग है ना, जो आपने पूछा है, तो मेरी थॉट्स, मेरी थिंकिंग वहाँ से जाके चेंज हुई कि वो बिल्कुल एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो बिल्कुल नेचुरल रहता है और वो आर्टिफिशियल नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब एक जो 9 to 5 होता है ना, 9 to 5 में आप उन लोगों को ले सकते हैं जो सिर्फ जॉब
के फोकस करके अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं और उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मर जाते हैं। बिल्कुल। वो एक हसार में रहते हैं, जबकि जो बिजनेसमैन होता है ना वो उस हसार से बाहर निकल चुका होता है। वो ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट में होता है, एक पूरे क्लस्टर में होता है, एक ऐसे क्लस्टर में होता है जिसकी कोई हदें नहीं होती। अच्छा नौशीन, आपकी तरफ आते हैं, कोई लाइफ का ऐसा इंटरव्यू जो आपको अभी तक याद हो और आप सोचें कि हाँ ये एक ऐसा इंटरव्यू था जो मुझे शायद हमेशा याद रहे? इंटरव्यूज़ तो बहुत किए हैं और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ भी किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट गवर्नर्स और इन सब के साथ हो चुके हैं। मुझे जो पर्सनली ईदी साहब का जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, और पर्सनली मैं जितना इंस्पायर उनसे हुई अपनी, क्योंकि मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड में होने की वजह से और फिर एंकर होने की वजह से तमाम ही बड़ी पॉलिटिशियन और कह लें या सोशल जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ हमारा इनकाउंटर और ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो मुझे अब खुद पर्सनली जो मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है ना, ये ऐसा इंसानियत की महराज ये है, मतलब इसका कैलिबर ये है, तो वो ईदी साहब के साथ था। क्या बात है, उनकी तो वाकई ऐसी पर्सनालिटी है कि जितने भी लोग इस कमरे में मौजूद हैं अगर ज़िंदगी में उनसे मिलते हैं तो उनके बारे में यही बात कहते हैं। और सनत और तिजारत में आपके फेवरेट इंटरव्यू कौन सा रहा अभी तक? वो हबीबी साहब का, वो जो हबीबी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, उनका मुझे बहुत पसंद आया, उनसे बात करके मुझे बड़ा वो लगा। वही उनका एक बहुत नेचुरल और उनका एक बहुत ह्यूमन स्टाइल था जो हमने बड़ा एंजॉय किया। खुरम साहब क्योंकि आप साथ ही थे। सर आपको कौन सा अच्छा लगा, सनत और तिजारत? सनत और तिजारत में मुझे जो ज़फ़र बख्तावरी साहब की पर्सनालिटी बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि वो ना सिर्फ खुद कामयाब हुए और वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है, बुक्स भी लिखते हैं, एक अच्छे राइटर भी हैं। तो ठीक है, आपके नज़दीक वो अच्छे एंटरप्रेन्योर का होना मेरे नज़दीक ये है कि जब वो कामयाब हो जाए ना, वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल तरीन सफ़र तय करके कामयाबी पे आता है, और जब वो उस स्टेज पे आए ना, उसके बाद वो डिलीवर करना शुरू कर दे। मेरे नज़दीक वो सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान है कि जो फिर अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अपने आने वाली जनरेशन में डिलीवर करे। उन हकीमों की तरह ना हो जाए जो अपने नॉलेज को, टॉप के हकीम थे हमारे मुसलमानों का अलमिया, और वो कब्रों में लेके चले गए अपने इल्म को, लेकिन आगे फैलाया नहीं। आज हम मरून मिन्नत हैं यूरोप के वहां से रिसर्च होके आएगी तो हम वहाँ से दवाइयाँ बन के आएंगी तो हम सेहतयाब होंगे। मैं आखिरी सवाल, हम लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है, तो उससे पहले जो है आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्योंकि एक ही टीम है, ठीक है, और जिस तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे सुनने में आया था कि आपकी ख्वाहिश है आपने बिजनेसमैन से शादी करनी है। नहीं ये तो वायरल हो गई है। आउट कर रहे, वायरल कर रहे हैं ये क्लिप्स ताकि बिजनेसमैन राब्ता करें। आपने जो सुना है ना वो थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद बिजनेस वुमेन बनूं। अच्छा, शादी के लिए एक अच्छा इंसान मेरे उसमें है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बहुत बिल्कुल, वरना काफी लोग राब्ता करने के लिए तैयार हुए। वेल, आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस से? बिल्कुल, सुबह की ये जो टीम है जिसके साथ आज हम नजम और हलीमा ने हमें इनवाइट किया है, उसमें इन्होंने हमारे शोज़ को, हमारी पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी, और नेटवर्क एक फैमिली टीवी चैनल है और इस पे सारे ही वो प्रोग्राम्स हैं जिसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, जिसको आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रो पाकिस्तान है। मॉर्निंग शो हो या कोई भी और शो हो, या आप हमारा प्रोग्राम अगर देखना चाहें तो सब्सटेंस है हमारे प्रोग्राम्स में, और नेटवर्क के तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो एक सब्सटेंस है, यानी आपको अपना टीवी के सामने सर्व किया गया टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये ऐसे नहीं बोलते होते देखना चाहें, बोलना देखना है, देखना है, जबरदस्ती देखें। बिल्कुल। लेकिन एक दफा मेरे ख्याल से लोग जबरदस्ती अगर देख भी लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि आइंदा भी देखना है। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा प्रोग्राम वो देखें जो कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। वो यूथ के लिए स्पेशली मेरा सिर्फ एक पैगाम है कि एक सॉन्ग है ना कि हम किस गली की जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, ये क्या है, और वो गा भी रहे हैं मजे से। भाई ये कौन सा गली है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। भाई ठिकाना होना चाहिए आपका, आपकी मंजिल होनी चाहिए। मंजिल तो उनकी नहीं होती ना जो जानवर होते हैं, ठीक है, आए हैं इस दुनिया में और खा पी के और बच्चे पैदा करके चले गए, मर गए, तो उनका कोई नाम ही नहीं है। आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो अशरफुल मखलूकात का ये राइट है कि वो ना सिर्फ खुद कामयाब हो और बल्कि
अपने आने वाले लोगों के लिए मिसाल राह भी बन के जाए। बिल्कुल। ये नहीं है कि वो अपना कोई ठिकाना नहीं है। थैंक यू सो ठिकाना मच। होना बहुत जरूरी आप है। दोनों शख्सियात का विश यू बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के प्रोग्राम के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को आपका प्रोग्राम पसंद बहुत आएगा। पसंद आए, और इंशाल्लाह। फिर हम लोग आप लोगों की ये सक्सेसफुल एनिवर्सरी जो है प्रोग्राम Celebrate की, करेंगे अपने वो प्रोग्राम इसी में। प्रोग्राम और में बहुत मैरिज शुक्रिया आप सेरेमनी दोनों का अगर भी। हो जाए तो इसके साथ तो ज्यादा अच्छा है। बस वो आपकी ख्वाहिशात जो है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। वेल नाज़रीन, आप लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ें, वापस आएंगे क्यों और कैसे की ज़ारा शफीक हमारे साथ मौजूद होंगी और उनका प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्यों और कैसे नाम जो है, इससे आप लोगों के जहन में क्या आता है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने ये सुना था नाम, खैर ये सारी बातें हम लोग सेगमेंट से वापस आगे करते हैं। आप लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ें। थैंक यू नजम। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक मशहूर मार्केट में, और आज का मेरा लोगों से ये सवाल है कि अगर उन्हें ज़िंदगी एक मौका दे अपनी ज़िंदगी में से कुछ भी रीसेट करने का, तो वो क्या रीसेट करेंगे। चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनसे मज़े के जवाबात। I actually wanted to do business, but मैं इंजीनियरिंग में चली गई and then after a year I realized it's not worth it, तो मेरा वो साल ज़ाया हो गया। मैंने जिस चीज़ में बीएस किया है मैं उसको बिल्कुल रीसेट करूँगी और बस, और तो ऐसे कोई मतलब कि लास्ट ईयर जो कोरोना था, अगर कोरोना मैं चाहता हूँ दोबारा कभी भी ना आए। दोबारा अगर ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं जो हमारी जो आई एम मैरिड एंड जो बैचलर लाइफ होती है, इज़ अ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल लाइफ, तो मैं उसी को ही करूँगी कि दोबारा से हम वही चीज़ को, जो भी मिस्टेक्स की हैं, जो रॉन्ग डिसीजंस लिए लाइफ में, वो मुझे अगर बदलने का मौका मिले इस तब्दीली गवर्नमेंट को, मेरा ये है कि इसी को बदल दिया जाए, वज़ीर आज़म को बदल दिया जाए। रीसेट करने का मौका मिले तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बिल्कुल जो है ना, मैं कायदे आज़म साहब को वापस लाना चाहूँगी, क्योंकि उनके अलावा आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं आया जिन पे एतबार किया जाए। लेट शादी, लेट बच्चे यही चेंज करना चाहती हूँ। बस अपना लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना पसंद करेंगी और अपनी गलतियों को ठीक करना चाहूँगी। इंशाल्लाह अगला अगर ज़िंदगी मिली तो इंशाल्लाह इस्लाम और दीन में गुजारने की कोशिश करेंगे। अभी भी कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्ली शायद स्कूल दोबारा स्टार्ट करेंगे, केयर फ्री लाइफ, और शायद ज़िंदगी में जो कुछ छोड़ दिया उसको दोबारा रीसेट करेंगे। जी, तो आप लोगों ने सुने लोगों के मज़े के जवाबात, लेकिन मेरा आप सबको यही मशवरा है कि ज़िंदगी भी आपको एक ही दफ़ा मिलेगी और ये मौका भी आपको शायद एक ही बार मिले, तो जो भी करना है बहुत सोच समझ के करें। चलते हैं वापस स्टूडियो की तरफ और मज़ीद बातें वहाँ पर होंगी। अच्छा जी, वेलकम बैक टू द शो। अब हमारे साथ मौजूद हैं और लाइफ के ही एक और प्रोग्राम क्यों और कैसे की होस्ट ज़ारा शफीक। इनके पास जाने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये अपनी फील्ड की तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मीडिया में इनका एक्सपीरियंस हमारी तरह ही बिल्कुल नया है, क्योंकि और लाइफ जो है वो न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा चांस दे रहा है। तो इसी वजह से ये भी हमारे मीडिया में बिल्कुल अभी आई है मेरी तरह। नजम तो वैसे बहुत ज़्यादा पहले से है ये अब कवर मार रही है। मैं न्यू कमर सीरियसली मुझे जब अभी इन्होंने पहले मेंशन किया, मेरे थोड़े से तेवर जो है ना वो चेंज हुए, लेकिन इन्होंने कवर कर लिया। ये मैं बख्श देता हूं आपको, टाइम पे कवर कर लिया। वेल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जी तो जी उनकी बिल्कुल, तरफ उनकी तरफ चलते हैं। हैं। थैंक यू सो मच ज़ारा हमारे शो में आने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड से आपसे मिलने के लिए। आप कितनी एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर माय शो एंड फॉर माय सेल्फ एज वेल। तो कैसा लग रहा है ज़ारा फर्स्ट इंटरव्यू? क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा कि हमारी इस फील्ड में भी एक शुरुआत हुई, तो अब यहाँ पे शुरुआत कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉमिसिंग है। आप जैसे सपोर्टिव कॉलीग्स जब मौजूद होते हैं तो वैसे भी काम करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो और इज़ अ प्लेस विच इज़ लाइक अ फैमिली, और ये एक ऐसा रास्ता है विच इज़ अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली। मुझे हमेशा से पढ़ाने का ज़्यादा शौक था, तो नाउ और हैज़ एक्चुअली गिवन मी अ वाइडर ऑडियंस टू यू नो कम्युनिकेट साइंस। तो कैसे अप्रोच किया गया और की तरफ से, या आपको शौक था एक प्रोग्राम होना चाहिए, फिर क्यों और कैसे एक प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन हुआ? आप
कैसे इसको एग्जीक्यूशन हुई, ये ज़रा कुछ बताएं शॉर्ट सा। वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं काफ़ी अरसे से, पिछले 7 साल हो चुके हैं मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए, साइंस पे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देते हुए। सो देयर इज़ अ पर्सन वेरी रिस्पेक्टेबल एंड और जिन्होंने मुझे रीच आउट किया कि देयर इज़ अ साइंस शो हैपनिंग, सो वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर इट। मैं कहा ठीक है। सो मैं ऑडिशन के लिए आई एंड हियर वी आर। और फिर हम बैठे हुए थे साइंस के शो पे, डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे होना चाहिए, नाम कैसे होना चाहिए। तो नाम आ गया क्यों और कैसे। और फिर उसके बाद उस शो की प्लानिंग थी, किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए और किस तरह इंगेजिंग होना चाहिए, बिकॉज यू नो व्हेन देयर इज टू मच साइंस हम बोर्ड भी हो जाते हैं। सो दोज वर अ कपल ऑफ चैलेंजिंग थिंग्स इन द बिगिनिंग, लेकिन इवेंचुअली वी वर एबल टू। तो टारगेट ऑडियंस कौन है? हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो जनरली यंग लोग हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 18। लेकिन जब बच्चे देखते हैं तो फिर उनके अम्मा भी देखना शुरू कर देते हैं। तो इट्स जनरली फॉर एवरीबडी, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने जो टारगेट ऑडियंस रखी है दैट इज फ्रॉम 12 to 18। अच्छा ज़ारा, आपने बात की कि कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ, और ऑब्वियसली हम लोग तो टीम का हिस्सा हैं तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमारे ऑडियंस उतने अवेयर नहीं होते। तो क्या डिफ़िकल्टीज आई और किस किस प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचे कि एग्जीक्यूशन के फेज़ में आए और अब इतनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही हैं सारी चीज़ें, उसके बारे में बताएं। एक तो प्रोग्राम के चैलेंजेस होते हैं, एक एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस होते हैं और एक पर्सनल चैलेंजेस होते हैं। यू नो, फेसिंग पीपल जनरल लाइफ में इज इजी, बट आप स्टूडियो में जाएं और 3 कैमरास आपको देख रहे हो और 10 लोग वो आपस में बात भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एहतशाम हु इज़ आवर प्रोड्यूसर फॉर द शो। उन्होंने सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेशन सिखाई कैमरास के साथ, बिकॉज कैमरास वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग दिस बिग ब्लैक थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। उसके बाद जो चैलेंज था कि स्क्रिप्ट लिखना, I have also written the script for the show. आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको डर होता है कि यार कोई गलत बात, कोई फैक्चुअल चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए। फिर उससे रिलेटेड ग्राफिक्स, उससे रिलेटेड रिसर्च एंड रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी लिमिटेड थे, टाइम भी कम था। तो those were a couple of things, but alhamdulillah with support and colleagues like yourself, we were able to do it. जाने बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये बताएं कि क्यों और कैसे में एक्चुअल में डिस्कशन किन किन चीज़ों के ऊपर हो रही है, ये प्रोग्राम है क्या? क्यों और कैसे के 4 सेगमेंट्स हैं। वो जो शुरू होता है, सबसे पहले जो है अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं साइंस के बारे में। जो मिथ्स होते हैं। हाँ, मिथ्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बैट्स को नज़र नहीं आता, या कुछ को लगता है कि यू नो अगर आप बिल्डर बन गए तो कंस्ट्रक्शन में चले गए तो बस आप सिर्फ ठेकेदार बन सकते हैं, इस तरह की मिथ्स। फिर दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ अबाउट साइंटिफिक प्रोसेसेस, कि हमारे की जो एवरीडे साइंस है, डिफरेंट कलर्स हमें कैसे नज़र आते हैं। द थर्ड वन which is my favorite is हमारे साइंसदान, जिसमें पाकिस्तानी साइंसदानों को हमने बुलाया है और उनकी रिसर्च के बारे में उनसे पूछा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप उन जैसा बनना चाहते हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो जो बच्चा देख रहा है उसको वो साइंसदान बताएगा कि दिस इज़ द पाथ यू शुड टेक। एंड द लास्ट वन इज़ कहीं और, जो डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्लेसेस है अर्थ पे, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं और क्या जियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे कि दे लुक द वे दे आर। So these are the 4 segments. अच्छा, तो ज़ारा आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट की या इस तरह के प्रोग्राम्स की कितनी कमी थी हमारे मीडिया में, जो और टारगेट ऑडियंस भी आपने बताई, उन लोगों के लिए कितनी कमी थी कि हम कोई कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे उस एज ग्रुप के लिए? तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंट है प्रोग्राम और कितना टारगेट ऑडियंस जो है वो इस पर अमल करेगी और देख के इंस्पायर होगी इन सब चीज़ों से? भाई, हम सबको पता है जब हम छोटे थे तो वो परवेज़ हुद बॉय का संडे को प्रोग्राम आया करता था, तो वो मेरे लिए ना एक आइडियल चीज़ होती थी। लेकिन उसके बाद मैंने उस लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं देखा। और आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी एफर्ट तो कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स हेयर एंड देयर, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साइंटिफिक कंटेंट प्रोड्यूस करें, बट वी स्टिल लैक इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज वेल एट द सेम टाइम। क्यों और कैसे की जब हम बात करते हैं तो आई मीन द मेन गोल इज़ टू इंस्पायर पीपल टुवर्ड्स साइंस। एंड नंबर 2, जैसे कि हमारे जिस तरह रुझान है, हमारे यहाँ साइंटिफिक लिटरेसी बहुत कम है। सो दैट्स द सेकेंड गोल, कि हम साइंटिफिक लिटरेसी को प्रमोट कर सकें। सो आई होप कि इस प्रोग्राम के बाद वी विल बी एबल टू इंस्पायर बेटर कॉन्टेंट हमारे अपने ही और में and other media channels as well, and then we can work in collaboration. तो मुझे बात करें कि इस साइंस की, आपने लिटरेसी की जो बात की, ये वाकई में बहुत सारी हम लोग मिथ्स जिन पे बिलीव रखते हैं कि हम लोग इस किस्म की ऊट पटांग चीज़ों को मान लेते हैं, किस हद तक जो है ये चेंज होनी चाहिए?
किस हद तक नहीं, ये तो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए बिकॉज यू आर बिलीविंग इन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसी है आपकी जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है, जिसमें जो आपके सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, फिर आपकी यहाँ पर वैसे लिटरेसी रेट आप देख लें, इन सब को सामने रखते हुए बेसिकली जो साइंटिफिक लिटरेसी है ना, उसको आपका जनरल लिटरेसी रेट ही कॉम्प्लीमेंट करता है। एक बंदा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको आप साइंस सिखाएंगे तो दीज आर टू थिंग्स अपार्ट, बट नॉनदलेस इट इज़ चैलेंजिंग। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू नजम के हमारे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में और जिस तरह का हमारा इस टाइम पे सिचुएशन और रुझान हमारे माशरे का चल रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, बट नॉनदलेस चैलेंज इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब ये बताएं कि मीडिया में आके कैसा लगा? मीडिया में आके बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कैमरा के आगे खड़े होके बात करना इज एक्चुअली यू नो अ थिंग। आई मीन यू हैव बीन इन दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नजम, आई थिंक यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। मेरे लिए तो यू नो the camera actually drains your energy so much. I mean that's the first thing I learned. आपको एक कैमरा फेयर होता है, ठीक है, लेकिन वो अब आपको भी काफ़ी अरसा हो गया प्रोग्राम्स करते हुए, ठीक है, तो वो एक स्टार्टिंग फेज होता है, वो गुजर जाता है, तो फिर ये एक गेम है जिसके साथ आपको खेलते हुए मज़ा आता है, ठीक है। तो मीडिया की इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी थी सबसे ज़्यादा? The kind of impact you can create, the people you can connect with, the power it gives you. This is something really interesting. उनकी तरफ से आपको फीडबैक आता है, वो भी and the responsibility puts on your shoulder, so it's a two-way thing. It gives you the opportunity to create impact, which I love because I love to interact with people, but then it puts a lot of responsibility on you. अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम लोग कितना ज़्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट करेंगे या फिर उनको कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम में दे सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली किताबों के ज़रिए और बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जिनके ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये जो टाइम होगा आपके शो का, इससे उनको कितनी अच्छी म्यारी इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम में मिल सकती है? थैंक यू सो मच हलीमा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है। क्यों और कैसे का जो मेन गोल है, अगर आप ये नाम ही समझें, इज़ टू इंस्पायर क्यूरियोसिटी। हमने पढ़ा है कि जो एक अच्छा टीचर होता है वो नॉलेज देने से ज़्यादा यू नो द टीचर पुशेस यू टू क्वेश्चन थिंग्स। तो मेन गोल इसका है कि आपको हम स्नैपी तरीके से जल्दी ढेर सारी चीज़ें दिखाएं और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर होती है और हम में टीनेजर्स में भी होती है, वो दबने के बजाय और बढ़े और आपको वो पाथवेज भी नजर आए कि अच्छा मैं इस जगह पे जाके ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ और अगर ये फील्ड मेरे साथ रेजोनेट कर रही है तो मैं इसमें अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन हैव रिजल्ट इन एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। अच्छा, बचपन में मुझे नहीं पता, हम लोगों के बचपन में एक कार्टून आते थे डेक्स्टर, और उनसे बहुत ज़्यादा बच्चे इंस्पायर होकर कहते थे कि हमने भी साइंटिस्ट बनना है, और फिर बड़े होते होते वो सोचते थे कि नहीं ये ना हो पाएगा, पाकिस्तान में मतलब साइंटिस्ट रोल मॉडल नहीं है नहीं है। तो अब इस शो के ज़रिए हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कि साइंटिस्ट भी रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए और वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं? डेफिनेटली हलीमा, मेरे ख्याल से अभी तक का आपका सबसे मेरा फेवरेट सवाल है क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ का फुकदान होता है कि आपको बताते हैं साइंस अच्छी है, साइंस में आगे बढ़ना है, लेकिन आपके सामने कोई होता ही नहीं है, फॉलो कैसे करें? आपको पता ही नहीं है कि अच्छा इसमें फील्ड्स कितनी है। साइंस तो सुन लिया है, बट देयर इज सो मच इन साइंस। तो जो कोशिश हमने किया है हमारे सेगमेंट हमारे साइंसदान में, उसका नाम ही हमारे साइंसदान है कि वो पाकिस्तानी साइंसदान है जिनको बच्चे देखें और उनको पता चले, बड़े भी देखें तो पता चले कि यार हमारे यहाँ ऐसे एकेडमिक्स मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, और अगर कोई उन जैसा बनना चाहता है तो उसको क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, एंड हाउ कैन दे एक्चुअली बिकम योर हीरोज, यू नो। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू हैव समवन as your hero is to know that they exist, right? यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं सेगमेंट की तरफ, हमने बढ़ना है, वापस आएंगे ज़ारा की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या इसके अलावा मीडिया के अलावा या अपनी स्टडी के अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं और फ्यूचर गोल्स क्या हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality. अगेन एज हमने आपको बताया है, ये सीज़न पूरा हम इंजरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंजरीज़ को हील करना बहुत अहम है। इंजरीज़ ऑब्वियसली जब हमारे बॉडी के अंदर दर्दें नहीं होंगी, हमारे जॉइंट्स हील्ड होंगे, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो इंजरी बहुत अहम है। अब इंजरी होती क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे, और इंजरी डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होती हैं। आज जो हम पर्टिकुलरली इंजरी नहीं कह सकते इसको, मगर आज जो हम पर्टिकुलरली एक
प्रॉब्लम हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्पैज़म्स का, वो है नेक सर्वाइकल। अक्सर लोगों का यहाँ से गर्दन में जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में इंजरीज आ जाती हैं, सर्वाइकल का कोई स्पैज़म हो जाता है। और वो क्यों होता है? बहुत से लोग जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तब उनको ये दे एक्सपीरियंस इट अलॉट, और फिर वो कहते हैं कि मैंने क्योंकि वर्कआउट स्टार्ट किया था तो इस वजह से जो है मुझे अब ये गर्दन में दर्द शुरू हो गया, अब यानी इस दर्द की मेन वजह वर्कआउट करना है, तो अब मैंने वर्कआउट करना ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने डिस्कस ये करना है कि वाई डज़ इट हैपन थ्रू आउट द डे। आपके दिन में ऐसी कोई मुख्तलिफ वजूहात हैं और हम वो वजूहात डिस्कस करेंगे। रात को सोते हुए भी अगर आपका पिलो सही आपने नहीं रखा हुआ, और पिलो अगर आपका पर्टिकुलरली रॉन्ग एंगल पे रखा हुआ है आपने, या अगर आपने पिलो नहीं इस्तेमाल किया तो तब भी आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। सो डिफरेंट ये चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है ताकि हम अनईज़ में ना जाएं और हम ईज़ में रहें थ्रू आउट द डे। हम कुछ वर्कआउट्स आपके साथ शेयर करेंगे नेक के। सो देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ रीजंस। आप रात को अगर आपका पिलो सही तरीके से नहीं रखा था, आपने पिलो का आपकी नेक के अलाइनमेंट के साथ सही नहीं था, तब भी आपको नेक स्पैज़म हो सकता है। और हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे आप ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, और अगर आपको कभी कोई स्पैज़म हो तो आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड विल बी राइट बैक। ऑलराइट गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे नेक स्पैज़म्स को, हम बात कर रहे थे सर्वाइकल के इश्यूज़ को, हम बात कर रहे थे कैसे हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मेरे साथ हैं सादिक जो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे मुख्तलिफ वर्कआउट जो हम प्रॉबेबली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और हमने वो जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो ये गर्दन के मसाइल होते क्या हैं? हमने बात की थी जिस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू आउट द डे अपना पोस्चर चेक करें। हमने ये 7 किलो का जो सर है ना, ये हमने फ़ोन के ऊपर इस तरीके से हैंग किया होता है और हम इस तरह घंटों गुजार देते हैं। सो घंटों गुजार देते हैं और फिर हम कहते हैं कि मेरे यहाँ दर्द है पूरा दिन थ्रू आउट द वे। आपने करना ये कि हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाएं। यस, आपने यहाँ बिल्कुल, अब इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर आपने थोड़ा सा अपने फ़ोन को इस तरह लिफ्ट करना है कि यहाँ से यहाँ पे हो, ताकि आपको ईज़िली आप यूज़ कर सकें। सो आपने हाथ लिफ्ट कर लें, बेहतरीन ये है, बेस्ट ये है। और राइट, सेकेंडरीली रात को सोते हुए अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, सुबह उठ के कहते हैं मेरी गर्दन में दर्द है। प्रॉब्ली आप रात को आपका पिलो शायद सही नहीं होगा, आपका पिलो बहुत उसका साइज़ बड़ा होगा और आपकी गर्दन उसके ऊपर एक बहुत अनइवन उस पर होगी, या तो वो बहुत ही फ्लैट होगा, तो इस वजह से होगा। तो इंश्योर करें कि जो आप सोएं तो आपका गर्दन का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल लाइक लेवल में हो, आपकी शोल्डर का और आपकी जो गर्दन है उस जितना फासला हो। सो मेक श्योर कि आपका पिलो सही हो। थर्ड ये होता है, अक्सर लोग फिर वर्कआउट करने आते हैं और वर्कआउट के दौरान बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो अपनी गर्दन को खुद इंजर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लेट्स से स्टैंडिंग वर्कआउट्स में स्क्वाट्स पे आ जाते हैं सादिक, पर्टिकुलरली जो वेट्स के साथ की जाती हैं। अच्छा, आप देखें मेरी बात सुनें, थोड़ा सा इसको हम पहले डिबंक कर लेते हैं। साइड पोज प्लीज़ सादिक। अच्छा, अभी हाथ नीचे रख लेते हैं। अब हमने ख्याल ये रखना है करना क्या है, सवाल ये, थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे सादिक, ग्रेट, थैंक यू। अब मैंने करना ये है थ्रू आउट द टाइम, मैंने करना ये है कि ये मेरी कमर है और ये एक और ये मेरी बॉडी का एक डिफरेंट पीस है, ये एक जॉइंट लगा हुआ है बीच में और ये एक और डिफरेंट पीस है, राइट। मैंने थ्रू आउट द डे मैंने ये ख्याल रखना है कि मेरा ये जो जॉइंट लगा हुआ है, ये जॉइंट और ये ऐसे हो कि ये पार्ट हैंगिंग ना हो किसी तरीके से, और ये पार्ट बिल्कुल ही अपनी प्रोपोर्शन से आउट ना हुआ। अभी मैं आपको करके बताएंगे हम कि होता क्या है। तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, ये एक पीस है, ये दोनों पार्ट्स, ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये बैक है और ये सर है, और इस जॉइंट के ये सब एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में। स्क्वाट करते हुए लेट्स डू इट, लेट्स गो द स्क्वाट वे। अब स्क्वाट करते हुए राइट वे ये है कि जब हम स्क्वाट करें बार के साथ आप स्क्वाट कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्क्वाट कर रहे हैं, आपका सिर्फ ये पार्ट मूव होना चाहिए। तो बट पीछे सही वाला स्क्वाट करें सादिक। तो सही वाला स्क्वाट ये होगा कि बट पीछे, मेरी कमर भी ये सीधी है, मेरी गर्दन और मेरा सर एक यूनिट एक पॉइंट में है। मगर होता क्या है सादिक, लोग यहाँ बार रखते हैं और बिल्कुल यूं करके और ऐसे। अब खुद देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे हाइपर एक्सटेंड की हुई है अपनी गर्दन, मैंने बिल्कुल ड्रॉप की हुई है, मेरा पीछे से शोल्डर भी अच्छा खासा तनाव में है क्योंकि मैंने वज़न भी लिफ्ट किया हुआ है अपने इधर शोल्डर पे, तनाव में। और उसके बाद मैंने अपनी अलाइनमेंट ख़राब की हुई है, ये एक मेजर रीज़न है।
स्टैंडिंग वर्कआउट्स के अंदर हमारी बैक इस तरह जा रही होती है और अक्सर लोग यूं करके ना ऐसे करके स्क्वाट्स करते हैं और उसकी वजह से अभी एक लाइन में नहीं है। तो आपने करना सिर्फ ये सादिक अपना वहीं पे रह के करेंगे और ऊपर से आपने इसको बिल्कुल सीधा करके ना इसकी अलाइनमेंट सही करनी है। एक और मिसाल देते हैं हम आपको। अगेन अब बैक रोज करते हुए लेट्स गो, सही तरीका ऑफ बैक रोज। बैक रोज करते हुए क्या होता है कि हमारी अब यहाँ पे सही तरीका ये है कि मैं जब आपको कह रही हूँ कि आपने ऐसे बिहेव करना है अपनी बॉडी के हर पार्ट के साथ। हमने कलाई पे बात की थी कि ये एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग पीस है, ये एक अलग पीस ऑफ द बॉडी और ये एक अलग पीस ऑफ द बॉडी और ये जॉइंट है, गर्दन का जॉइंट है, राइट। मगर ये अब देखें, अगर साइड पोज से आप देखें तो एक लाइन में है और ये परफेक्ट है और ऐसे ही रखना है और यहाँ से आप बैक रोज करें, ये बिल्कुल सही तरीका है। ये देखें अब एक लाइन में गर्दन बॉडी एक लाइन में है। आई होप यू कैन मेक दिस आउट। सो अगेन कुछ भी करते हुए, हर वर्कआउट करते हुए जब आप अपनी अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे, जिस तरह अगर आप अपनी नेक की अलाइनमेंट, आप जब ये देखेंगे कि यार ये मेरे 2 जॉइंट्स हैं ना और ये दरमियान में ये मेरे 2 ऑर्गन्स हैं और एक जॉइंट है, अलाइनमेंट सही रखूँ। सिमिलरली कलाई के ऊपर भी ये 2 ऑर्गन्स हैं और ये जॉइंट है, तो मैंने डंबल नहीं पकड़ना, मैंने स्ट्रेट पकड़ना है। सो एवरी सिंगल टाइम जब आप अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे आपको इंजरीज आप मिनिमाइज़ करेंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए गाइस और इन सारी टिप्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने वर्कआउट में अपनी इंजरीज को मिनिमाइज़ करने के लिए। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। करेंगे कैफ़ीन के ऊपर, कैफ़ीन के कंजम्पशन के ऊपर। और कैफ़ीन का कंजम्पशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म का कंजम्पशन है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिकॉज यस कैफ़ीन आपको एक्टिवेट करता है, कैफ़ीन आपको वो किक देता है इन योर हेड, इन योर हार्ट एंड इन योर बॉडी। तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा तरीका है वज़न कम करने का। सो व्हाट हैपेंस इज, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अपनी कैफ़ीन की, अपनी कॉफ़ी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अपनी चाय की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ही पूरा दिन आपका बड़ा बिजी गुजरता है, इफ़ यू आर वर्किंग 16 to 18 आवर्स अ डे, तो आपको अगर पूरा दिन आपका इस सब में कॉफ़ी का कंजम्पशन, चाय का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ ये होती है कि जो भी चाय है और टी है और ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ये सब डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स का मतलब है कि ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी पानी की कमी करते हैं, आपको ड्रेन करते हैं। सो जब आप, पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी का आपका कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपने साथ पानी का कंजम्पशन भी ज़्यादा करना, बिकॉज दे आर डायूरेटिक्स और वो आपकी बॉडी को ड्रेन कर रहे हैं। सेकेंडरली व्हाट हैपेंस इज, सो मेनी टाइम्स अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मेरे ना स्टमक में जलन हो रही है, मेरे बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। एंड आई नो सो मेनी पीपल जिनको स्टमक में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है और दैट इज़ बिकॉज ऑफ, अगर आप पूरा दिन आप अपने 5 मील्स इनटेक नहीं कर रहे और आप सिर्फ चाय पे चल रहे हैं या अगर आप सिर्फ कॉफ़ी पे चल रहे हैं, तो वो खाली स्टमक में आपका अगर फूड इनटेक इतना अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, और अगर आप उसके ऊपर आपकी कैफ़ीन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, सो व्हाट विल हैपन इज़ कि आपको ये स्टमक में प्रॉब्लम्स करेगा, आपको गट प्रॉब्लम्स होंगे, आपको माइग्रेन होगा और आपको स्टमक अल्सर भी हो सकता है। सो टू इंश्योर दैट वी हैव अ परफेक्ट डे, बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी नींद का ख्याल रखूँ, बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी का डेली बेस पर ख्याल रखूँ, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखूँ। एवरी सिंगल डे शो अप 100%, एवरी सिंगल डे गिव योर 100%। एंड अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहेंगे। ज़ारा शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों और कैसे की बातें चल रही हैं, मुझे ये बताएं कि हम लोग देखते हैं जब बच्चों को आर्मी में जाने का क्यों शौक होता है, क्योंकि वो हीरो बना के दिखाए जाते हैं, ठीक है, ग्लोरीफाई किया जाता है चीज़ों को। साइंस के हीरोज जब बनना शुरू हो जाएंगे, हम लोग देखें अगर हॉलीवुड की तरफ, उनकी मूवीज़ के अंदर कितनी अट्रैक्शन वो पैदा करती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज दिखा के, इस किस्म की चीज़ें दिखा के। पाकिस्तान में वैसा काम नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत काम चल रहा है आपकी क्यों और कैसे में, या उसके ऊपर भी तवज्जो है फ्यूचर में? इंशाल्लाह नजम, आपने बहुत मज़े की बात पॉइंट आउट की है यहाँ पे कि हमारे यहाँ हीरोज़ बना के दिखाया नहीं जाता, तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतना कम है कि पता ही नहीं चलता। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए लोगों में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि साइंसदान बनोगे तो पागल हो जाओगे,
आपका हुलिया ख़राब होगा ये नहीं करना ये भी एक myth है। वी नीड टू चेंज दैट थॉट। अच्छा आप साइंसदान हैं तो आप ये नॉर्मल इंसानों वाले काम भी करते हैं, आप खाना भी खाते हैं, आप बाल भी कंघी करते हैं, दैट्स अ लिटिल वियर्ड थिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली चेंज एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस क्यों कैसे जो फ्यूचर में आएगा, we'll have a better team, we'll have better heroes, better way of showing heroes. हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को भी उतनी ही ज़रूरत है जितना बच्चों को देखने की ज़रूरत है। So yes, we are working अच्छा on चलिए ज़रा थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में आपने किसको देख के इंस्पिरेशन हासिल की और इस फील्ड में आने के बारे में सोचा? सबसे पहले तो इट वाज माय फादर, जो हमेशा कहते होते थे कि सब के लिए, अपने लिए तो हर कोई काम करता है, सो थिंक अबाउट अदर पीपल, थिंक अबाउट somebody who created a solar panel जिससे अब इंसानियत फ़ायदा उठा रही है, जिसने बल्ब बनाया। तो वो तब से ना दिमाग में एक मसला था कि दूसरों के लिए कुछ करना है, अपने लिए तो करना है लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना है। फिर जब यूनिवर्सिटी में आए तो शौक हुआ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। मैं डिबेट्स बहुत ज़्यादा किया करती थी, डेक्लेमेशंस वगैरह। तो एट सम पॉइंट आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या कॉम्पिटिशन टू कॉम्पिटिशन ही विन करना है या फिर इसका कोई ग्रेटर पर्पस भी है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। सो आई फाउंड रीज़न कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को स्किल को यूज़ करके आई कैन स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल। So I found a purpose here, and Professor Brian Cox is one of my favorite science communicators. Dr. Pervez Udboy, जो आपको मैंने बताया था बचपन में उनके हम वो shows देखा करते थे. So that's been one of my great inspirations to come into this. अच्छा, इस काम के अलावा क्या हॉबीज हैं, क्या करती हैं, पूरे दिन की क्या रूटीन होती है? बहुत ऊट-पटांग हरकतें करती हूँ। मेरे घर वाले तो मुझे तंग है, लेकिन हाँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। उसके बाद आई एक्सरसाइज फॉर 2.5 hours बिकॉज आई लव एक्सरसाइजिंग एंड वर्किंग आउट एंड देन आई उसके बाद अपना नाश्ता बनाती हूँ, खाती हूँ, फिर थोड़े से पार्क में सनलाइट लेके आई कम टू द ऑफिस। आप सबके साथ फिर सुबह शुरू होती है। फिर काम करने के बाद आई गो बैक एंड अनवाइंड एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली, खाना पीना, और 9 बजे मैं सो जाती हूँ। तो इसमें जो है एक्सरसाइज तो एक पार्ट नज़र आ गया, लेकिन इसके अलावा क्या हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ है, आई लव ट्रैकिंग। Trango Towers, this year I went for 2021 में trek towards Trango Towers. उसके अलावा हर महीने में एक दफ़ा तो एक हफ्ते के लिए गायब होना होता है मुझे पहाड़ों में, and my family gets really angry at me कि ये क्या है। उसके बाद साइकिलिंग का मुझे बहुत शौक है, पोइट्री लिखने का बहुत शौक है, घर वालों के लिए खाना बनाने का बहुत शौक है मुझे। सो वो अलग बात है, वो खाते नहीं है इतना ज़्यादा। कुकिंग का शौक है। तो क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाते हैं? सैलड्स और फ्रूट्स के साथ जो कॉकटेल्स बनाते हैं ना, कॉकटेल्स ही कहते हैं ना, कॉकटेल्स ही कहते हैं बिल्कुल। हाँ वो that one. अच्छा, ये सिर्फ बनाने का शौक है, लोगों को खिलाने का भी शौक है? कभी यहाँ भी लेके आए, हम भी लुत्फ़अंदोज़ हो। हाँ, मैं मटन कढ़ाई जो बनाऊंगी ना तो वो लेकर आऊंगी। मटन कढ़ाई? हाँ। वैसे उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था फ्रूट कॉकटेल। तो फ्रूट कॉकटेल ही चलेगी। नजम आपके लिए मैं चांपों की कढ़ाई बना के नहीं मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं खाता। मैं पता नहीं देख के ऐसा लगता हूँ, लेकिन मैं कोई ये फैन नहीं इतना हूँ देसी खाने का। ठीक है यार, मैंने तो ऑफर की थी, पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बीच में कुछ ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना। मुझे आपने खानी? मैं तो खा लूंगी जो मिलेगा। अगर तो इन्होंने खानी है तो आप बिल्कुल जरूर ले आए। वेल सारा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोग्राम आगे इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जाएगा। आप मुझे जाते जाते ये बता दें कि आपका फेवरेट अभी तक का शो जो था वो कौन सा था, या किसका इंटरव्यू करके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई? एक हमारे प्रोफेसर थे जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एंड ही इज़ अ विजिटिंग प्रोफेसर एट ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी। इतने सारे साइंसदान थे कि मैं उनका नाम भूल गई हूँ। ठीक है, ही वाज माय फेवरेट, ही वाज रियली गुड। उनसे मैंने इतने सवाल पूछे ऑफ स्क्रीन पे कि वो आधे तो उधर ही खाली हो गए थे। बेचारे ड्रेन हो गए होंगे सवालों के जवाब दे के। हमारी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहें? हाँ, जो और टीवी देख रहे हैं और लाइव के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहें? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि सी लाइफ इज़ समथिंग जो आपको सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, तो आप इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से गुजारें। और पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी, आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपसे कोई गलत फैसले नहीं होंगे, लेकिन दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी मार्जिन दिया करें कि आप भी इंसान हैं और कुछ नहीं होता, चल जाता है। तो हमेशा खुशी का और अच्छा पहलू देखें, और साथ साथ में और का मॉर्निंग शो भी देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे एंकर्स और बहुत ज़्यादा एनरिचिंग कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी दिल करे तो आप क्यों और कैसे भी देख सकते हैं, और डू ट्राई टू ट्यून इन टू और व्हेनेवर यू हैव टाइम।
थैंक यू सो मच ज़ारा, हमारी पब्लिसिटी करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शो में आने के लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ इतनी सारी बातें की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से दोबारा भी अपनी टीम को गाहे बगाहे मिलवाते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। मैं और नजम आपको और प्रोग्राम्स के बारे में भी बताएंगे कि इस चैनल पे और कौन कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।